हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे देख रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो देखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम SHE कहते हैं, एंड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ वेसल कंटेन 1m HCl। वन मोलिक्यूल 1m मतलब 1 मोलिटी ऑफ HCl हम इसमें इसका कंसंट्रेशन लेते हैं। एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ वेसल इन विच अ ग्लास ट्यूब कंटेंट प्लेटिनम फॉइल। इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होता है, ये है हमारी ग्लास ट्यूब, और इसके नीचे एक प्लेटिनम की फॉइल रहती है। immersed in the platinum foil is coated with the fine divided platinum black। platinum black से इसको कोटेड किया जाता है। दिस इज स्टेब्लिश अ रिवर्स इक्विलिब्रियम, और इसके अंदर एक रिवर्स इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश किया जाता है। तो जो एक इक्वेशन हमें क्रिएट होती है वो ये है। टू, जब हम एक हाइड्रोजन को हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसमें से प्रोटॉन 2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, और ये कंडीशन पे जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन मानते हैं किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है। इसलिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम अगला पॉइंट देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें ये समझना है कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। ओके, तो EMF क्या होता है? इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन ओपन सर्किट। जब एक ओपन सर्किट है, उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जो उसमें पोटेंशियल डेवलप होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच में बनता है, तो वो कहलाता है आपका EMF। दूसरा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है? जब करंट उसमें फ्लो होता है, जब सर्किट क्लोज होता है और जब उसमें करंट फ्लो होता है, तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड है, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक क्लोज सर्किट है तो एक जो वोल्टेज ऑब्टेन होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो आपका नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें करंट फ्लो हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका करंट फ्लो हो गया है तो उसका जो वोल्टेज निकलेगा वो थोड़ा सा कम निकलेगा, लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। ओके, अगला है थर्ड पॉइंट, द वर्क कैलकुलेटेड फ्रॉम EMF इज द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। जो वर्क ऑब्टेंड होगा, मतलब कि एक EMF है जिसमें एक ओपन सर्किट है, तो जो वर्क ऑब्टेंड होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसमें वोल्टेज हमें मैक्सिमम प्रोवाइड हो रहा है। पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें हमें वोल्टेज थोड़ा कम मिल रहा है, तो जिसका वर्क डन होगा वो एक EMF से कम ही होगा। अगला है आपका, इट इज मेजर्ड बाय अ पोटेंशियोमीटर। जो EMF को कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, वो पोटेंशियोमीटर के थ्रू किया जाता है। पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम कैलकुलेट करते हैं वोल्टामीटर से, वोल्टमीटर से। ओके, अब हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक हमारा पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। हमने बहुत सारे पोटेंशियल डिफरेंस देखे, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स देखे, तो उनका एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना और उन सभी को एक अरेंज करना, एक सीरीज में अरेंज करना कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस केमिकल सीरीज में क्या फायदे हैं और हमें इनसे क्या स्टडी करना है, तो समझते हैं। पहला, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम ई नोट कहते हैं, of a large number of electrode are determined with respect to the standard hydrogen electrode। तो हमने जो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किए हैं, डिटरमाइन किए हैं, वो किसके कंपेयर में करके किए हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के। एक्ट एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है, और these various electrode can be arranged in a increasing or decreasing order of their reduction potential। जब उनके रिडक्शन पोटेंशियल को हमने एक सीरीज में अरेंज किया तो हमें एक सीरीज मिली जिसको हमने नाम क्या दिया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और वो किसके रेफरेंस में लिया हमने? एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन क्या है? अ टेबल विच रिप्रेजेंट एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड। इसके अंदर क्या है? वेरियस इलेक्ट्रोड्स का एक अरेंजमेंट है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब जैसे जैसे हम पूरी टेबल में, पूरी सीरीज में नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाते जाते हैं, तो उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता चला जाता है इन ऑर्डर टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which is called electrochemical series। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। देखो, इसमें सबसे ऊपर है आपका लिथियम, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -3.03। फिर है आपका पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड,
और फिर आता है आपका हाइड्रोजन जो कि है आपका स्टैंडर्ड, ये बनाता है आपका स्टैंडर्ड जिसका पोटेंशियल होता है 0। फिर है कॉपर, फिर आपका सिल्वर, फिर गोल्ड, इनका पोटेंशियल है आपका 0 प्लस 0.80 प्लस 1.50। तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के ऊपर हैं वो सभी माइनस में होते हैं और जो नीचे वाले हैं वो नेगेटिव में होते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं इनके अंदर क्वांटिटी इंक्रीज करती जाती है, किसकी, पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल है वो बढ़ता चला जाता है। और क्या इंक्रीज होता है, पहला देखते हैं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं सीरीज में, तो उसकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो बढ़ती चली जाती है। दूसरा है पावर ऑफ ऑक्सीडेशन एजेंट। पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो बढ़ती चली जाती है। मतलब कि इस टेबल में नीचे सबसे है गोल्ड, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर किसी की है तो वो है गोल्ड की। ओके, आगे देखते हैं। ये सीरीज में और भी एलिमेंट्स होते हैं, ये एक छोटी सीरीज है। कंप्लीट सीरीज को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर किसी के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर होती है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है वो होती है आपके फ्लोरीन के अंदर। तो फ्लोरीन आपका सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जो कि टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उसी के अंदर होती है। ओके, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम इसके आगे इसको देखते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट है, इन दिस सीरीज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज बीन obliterated given the potential equal to 0। इस सभी में हम एक टेबल को कंसीडर किसको करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जिसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। द पॉजिटिव ई नोट, जो जिनका ई नोट पॉजिटिव आता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ई नोट आता है, ईएमएफ जिनका पॉजिटिव आता है, वो एलिमेंट कैसे होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। और जिनका नेगेटिव ई नोट आता है वो सभी एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो आपका ये हो गया पहला पॉइंट। अब इसमें जो लिथियम है, हैज अ ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब कि लिथियम सबसे नेगेटिव ईएमएफ की वैल्यू रखता है, तो उसकी जो टेंडेंसी रहती है हमेशा लूज करने की रहती है इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा अगर ग्रेट टेंडेंसी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की है तो किसकी है, लिथियम की। while fluorine, F is the fluorine, has the greatest tendency to gain electron, मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, as they mean that lithium is the strongest reducing, तो लिथियम आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ओके, थर्ड पॉइंट है, अ पार्टिकुलर एलिमेंट विल डिस्प्लेस द एलिमेंट व्हिच कीप बिलो द ECS, मतलब कि जो आपका पहला ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसकी पोटेंशियल पावर से। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट से गेन और मतलब एक्सचेंज करेगा। ठीक है, मतलब कि एग्जांपल लेते हैं, सीरीज समझिए। एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का, सोडियम का और मैग्नीशियम का। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम। एग्जांपल लेते हैं जिंक का, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। तो ये है आपका सबसे ज्यादा नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव होती जाती है वैल्यू। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये लूज करेगा और ये गेन करेगा, ये और ज्यादा लूज करेगा, ये गेन करेगा। तो इनके कंपेयर में हम देखते चले जाएंगे, जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ती चली जाएंगी एक दूसरे को रिप्लेस करते चले जाएंगे। ओके, आपका फोर्थ पॉइंट है, अब द ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउनवर्ड। मैंने बताया आपको, जैसे जैसे आप सीरीज में नीचे चले जाते जाएंगे वैसे ही इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती चली जाएगी। अगला पॉइंट है आपका, ऑल एलिमेंट कीप अबव द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं गैस आर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। तो सभी हाइड्रोजन गैस से अगर रिएक्ट करेंगे तो वो एसिड रिएक्ट करेंगे। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउनवर्ड, जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे जाते जाएंगे तो उनकी मेटल से जो रिएक्शंस होती हैं वो कम होती चली जाएंगी और नॉन रिएक्टिव इंक्रीजेस, और नॉन मेटल से रिएक्शंस बढ़ती चली जाएंगी। मतलब कि जितने भी मेटल्स है उनके साथ रिएक्शन होना
मतलब एग्जांपल लेते हैं लिथियम, तो लिथियम से हम जब तक फ्लोरीन तक पहुंचेंगे, जैसे जैसे हम फ्लोरीन तक पहुंचेंगे तो फ्लोरीन के साथ मेटल्स के रिएक्शन होना, मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो वो नहीं होगी, पर जब हम नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं वैसे वैसे मेटल्स के साथ रिएक्शंस कम होती चली जाती है और नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस बढ़ जाती है। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तभी समझ में जाएंगे जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझेंगे, याद करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अब एक दूसरा टॉपिक, एर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हमें एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, डिटरमाइन करना है, तो हमें एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, एर्नेस्ट इक्वेशन। वो एर्नेस्ट इक्वेशन आपको क्या कहती है, इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वी हैव डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी करी तो हमने उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किया ऑफ इलेक्ट्रोड एज वेल एज ईएमएफ, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिटरमाइन किया और उसका ईएमएफ भी किया अंडर ए स्टैंडर्ड कंडीशन। पर हमने जो कंडीशन ली थी वो क्या ली थी, स्टैंडर्ड कंडीशन ली थी, और स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो क्या क्या थी, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इन ईच हाफ सेल इज 1 m एंड द टेम्परेचर इज 298 केल्विन। मतलब कि उसके अंदर जो हाफ सेल है उसके जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो 1 m होनी चाहिए और टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 298 केल्विन होना चाहिए। पर क्या होता है कि हर बार ये स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन नहीं की जा सकती। एनएस गेव अ रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन। मतलब कि अब अगर हम इसका कंसंट्रेशन भी चेंज करते हैं, इसका टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं, और जब इनके मॉलिक्यूल्स हम चेंज करेंगे तो अगर हमें उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी एर्नेस्ट इक्वेशन की। तो उसके ईएमएफ के इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें एर्नेस्ट इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन एर्नेस्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो जनरली एक एर्नेस्ट इक्वेशन को इस टाइप से रिटर्न किया जाता है, यहाँ पे ये है आपका कैलकुलेटिंग, ये है आपका स्टैंडर्ड, और ये आर टी बाय एन एफ लॉन एम और स्मॉल एम। अब एक एक चीज को कंसिडर करते हैं। अगर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉलिड स्पीशीज, अगर हमें किसी सॉलिड स्पीशीज का कंसंट्रेशन निकालना है तो आप ये बात याद रखें कि सॉलिड स्पीशीज का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 1। ओके, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, ये इसकी केमिकल रिएक्शन है, अगर एर्नेस्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो, और ये बात आपको याद है कि ln को कन्वर्ट करने के लिए लॉग में हमें ln को कन्वर्ट करना है अगर लॉग में तो 2.303 का मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो अगर हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो हमें 2.303 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर अ गिवन कंडीशन। मतलब कि हम जब उसकी कंडीशन चेंज कर दी तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो हमें डिटरमाइन करना है, तो उसे हमने लिखा E से। अगला है ई नोट। ई नोट आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जब हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है पहले से। आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है जो कि केल्विन में लिया गया है, एन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। मतलब कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई रिएक्शन है, ए रिएक्शन है, वो कन्वर्ट हो गई बी में, तो जो अगर इसमें 100 मॉलिक्यूल्स थे और अगर वो 95 मॉलिक्यूल ही केमिकल रिएक्शंस में आए तो हमें सिर्फ 95 की वैल्यू कंसीडर करनी है। एफ इज द फैराडे, ms is the molar concentration of a metal और mn is the molar concentration of a solution ion। ओके, अब आगे देखते हैं कि अगर हम इसी सभी कंडीशन को चेंज करते हैं फॉर प्योर सॉलिड और लिक्विड गैसेस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर से हमने एक टेम्परेचर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कन्वर्ट कर दिया, मोलर कंसंट्रेशन एक यूनिट। अब हम अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये तो आपका डिटरमाइन करना है, ये स्टैंडर्ड है, ये आपके फिक्स है। जब हमने आर की वैल्यू पुट करी और टेम्परेचर भी फिक्स करा और फैराडे की वैल्यू भी पुट कर दी तो हमें जो एक नई इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी ये वाली। ओके, तो ये आपकी हो गई एक डिफरेंट कंडीशन पे, और आपकी जो मेन इक्वेशन है एर्नेस्ट की वो ये वाली। ओके, तो यहाँ पे आपका होता है एर्नेस्ट इक्वेशन कंप्लीट। इसके आगे देख रहे हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एर्नेस्ट इक्वेशन। अब दूसरा टॉपिक क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एर्नेस्ट इक्वेशन। मतलब कि जब अगर हम एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, एग्जांपल से समझिए कि जब ये एक रिएक्शन हो रही है, अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो जिंक सॉलिड में था जब ये एक्वस में कन्वर्ट हुआ और ये एक्वस कॉपर जब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ
तो एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, सभी जिंक सॉलिड कन्वर्ट होकर एक्वस में हो जाएंगे और सभी एक्वस कॉपर कन्वर्ट होकर सॉलिड हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो ये क्या कहता है, एज द टाइम पासेस द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 आयन इंक्रीजेस, ये वाले आयंस इंक्रीज होते चले जाएंगे, दोस कॉपर आयन डिक्रीजेस, और ये वाले कॉपर आयन डिक्रीज होते चले जाएंगे। हमेशा ऐसा ही होता है कि रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट होता है वो खत्म होता चला जाता है और जो प्रोडक्ट है वो बनता चला जाता है। तो फिर होता क्या है, द वोल्टेज ऑफ द सेल ऑफ द वोल्ट मीटर, जैसे हम इसका वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा तो हमने पोटेंशियोमीटर में इसका कैलकुलेट करा, तो पोटेंशियोमीटर जैसे ही वोल्ट मीटर में आपका कम होता चला जाएगा उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। जब सभी इलेक्ट्रॉन उसमें लूज होते चले जाएंगे और एक रिएक्शंस बनती चली जाएगी, प्रोडक्ट बनता चला जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें करंट फ्लो होना धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, सिंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे। किसकी, जब तक हम इनका कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं, ये रिएक्टेंट पार्ट का जब हम कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं तब तक वो रिएक्शन चलेगी। जैसे ही पूरी कंप्लीट रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, रिएक्टेंट पार्ट खत्म हो गया और प्रोडक्ट पूरा कंप्लीटली बन गया, तो ये रिएक्शंस रुक जाएगी। Therefore it keeps changing, तो हमें इसको चेंज करते रहना होगा। इन जिंक इलेक्ट्रोड इट इंक्रीजेस वेयर कॉपर इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस, तो हमारा जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो बढ़ता जा रहा है और कॉपर इलेक्ट्रोड कम होता जा रहा है। आफ्टर सम टाइम अ स्टेज कम्स व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड ऑफ हाफ सेल बिकम जीरो, एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, दोनों हाफ सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो हो जाएगा जीरो। नो चेंजेस इन द कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा और जो कंसंट्रेशन हो जाएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी जीरो हो जाएगा। दिस इंडिकेट्स द इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, मतलब कि इस जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है, तो हमें ये समझना होगा कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम हो चुकी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे होती है ये समझिए। मान लीजिए है आपका रिडक्शन पोटेंशियल जो कैथोड पे हो रहा है और ये है आपका रिडक्शन पोटेंशियल जो कि एनोड पे हो रहा है। जब ये रिएक्शंस होती है तो धीरे धीरे इसमें आयंस की कमी होती चली जाएगी, तो एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे जो ई सेल होता है वो हो जाता है जीरो। अब हम एक इक्वेशन लेते हैं जिंक की। अब इसमें अगर हम एर्नेस्ट इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करते हैं, इक्विलिब्रियम पे पहुंचते से ई सेल तो जीरो हो जाता है, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी जीरो। अब जब हम इसमें इंटरचेंज करा वैल्यू को, तो हमें ये जो मिला है ई नोट सेल जो हमें कैलकुलेट करके मिला है वो मिला है 2.03 RTNF log Kc, और log Kc क्या है आपका, ये कांस्टेंट होता है। ये सभी जब भी हम जिंक और कॉपर की रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ये दोनों हमेशा सेम मिलेगा जब जिंक और कॉपर की रिएक्शन होगी, तो इसको हम लिख देते हैं Kc। और इसको एक कंप्लीट फॉर्म में अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हमें मिलता है log Kc n E नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059। तो यहाँ पे होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, एर्नेस्ट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंप्लीट। कंडक्टेंस, अब जब हमने इसके पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब हमें कुछ बेसिक टर्म्स भी पता होनी चाहिए पूरे चैप्टर को कंबाइन करने के लिए। तो हमें सबसे पहले कंडक्टेंस पता होना चाहिए। तो नॉर्मली आपने 6, 7, 8, 9, 10 क्लासेस में पढ़ते ही आए होंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर क्या होते हैं, अ सब्सटेंस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी करंट टू फ्लो थ्रू इट नोन एज अ कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर वही हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और करंट को फ्लो होने देते हैं, वो कहलाते हैं आपके कंडक्टर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ अलाउइंग द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इट्स नोन एज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जब एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है तो उसके अंदर क्या होता है, करंट जो होता है वो फ्लो होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर से। अब एग्जांपल में समझिए, आपका जो कॉपर है, सिल्वर है और एल्यूमिनियम है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसके, कंडक्टर के। ओके, अब आगे है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ कंडक्टर, मतलब कि अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पासेस थ्रू इट, मतलब कि वो ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, और उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर और या फिर इंसुलेटर, जिसके एग्जांपल क्या है, ग्लास, वुड और रबर। तो ऐसे ये जो सब्सटेंस है ये अपने आप को अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। अब जो कंडक्टर हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रॉनिक में आता है आपका मेटेलिक कंडक्टर, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आपके आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम इस चैप्टर में जो सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे वो है आपके आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में,
और जो मेटेलिक कंडक्टर्स आते हैं वो मेटल्स। तो अब हम पहला टॉपिक देखते हैं, मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंस मेटल विच अलाउ द करंट टू पासेस थ्रू देम बट डज नॉट अंडरगो एनी चेंजेस इन देमसेल्फ। मतलब कि एक मेटल के अंदर जब करंट पास होता है तो उसके अंदर जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं और जो उसका शेप साइज होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए ये मेटल रॉड है, हमने यहाँ से कोई वायर कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ से वायर किया नेगेटिव टर्मिनल। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मतलब करंट पास हुआ इस तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेटल हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, मेटल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो ऐसे कंडक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर। द कंडीशन थ्रू मेटल्स इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल क्रिस्टल। जब ये मेटल क्रिस्टल है, इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इसके अंदर से करंट पास होता है। और ऐसे एग्जांपल कौन से हैं, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम, एलॉयज भी होते हैं और ग्रेफाइट भी होते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर होते हैं। इनके अंदर करंट किसके थ्रू फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू मेटल्स डिपेंड्स अपॉन। अब इनकी जो कंडक्टिविटी है इस पे क्या क्या डिपेंड करता है। सबसे पहला है द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, मतलब कि कौन सा मेटल कितना अच्छा कंडक्टर होगा, कौन सा थोड़ा कम कंडक्टिंग प्रॉपर्टी रखता है, तो उन पे किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर किस पे, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे, उसके नेचर और उसके स्ट्रक्चर पे। अगर उसका नेचर अलग है और स्ट्रक्चर अलग है तो वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती चली जाएंगी। दूसरा है आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, मतलब कि एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा उसमें मूवमेंट होगा, जितना ज्यादा उसमें मूवमेंट होगा वो ज्यादा ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो सबसे ज्यादा जिसकी वैलेंसी होगी उतना ही ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा। थर्ड है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है, इट डिक्रीजेस व्हेन द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, जो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है वो हम जिसे कहते हैं कर्नल, वो भी मूव करने लग जाता है, स्टार्ट मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्ट्रक्चर से समझिए, ये है आपका पॉजिटिव पार्ट और इसके अंदर मूव कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन जो कि है मोबाइल, और इसी पॉजिटिव पार्ट को हम बोलते हैं कर्नल। ओके, तो ये है आपका कर्नल्स। जब हम इसको हीटअप करते हैं, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये भी मूव करने लग जाता है, तो जिसकी मदद से जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच में ये हिंड्रेंस करते हैं, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन लाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ मूवमेंट पॉजिटिव चार्ज का होने लग जाता है तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। ओके, तो ये इसकी हो गई मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स किसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर होते हैं। These are the substance either in the molten state. Electrolytes obvious सी बात है molten state में होते हैं या फिर एक solution state में होते हैं। Conduct electricity at the same time undergo chemical decomposition. और जैसे कि हमने देखा कि एक मेटेलिक कंडक्टर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, जितना भी उसके अंदर केमिकल होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। The conduction through the electrolytes is due to the movement of ions. जब तक वो डिवाइड नहीं होगा तब तक वो उसमें आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, और आयंस प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसमें कंडक्शन नहीं होगी। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में उसमें जो केमिकल रिएक्शन है उसको डिकम्पोज होना ही पड़ता है, तभी आपके आयंस डेवलप होंगे, और आयन डेवलप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन से जो कंडक्टिविटी आपको प्रोवाइड होगी उससे ही आपका चार्ज मूव करेगा। देयर एक्वस सॉल्यूशन, और ऑब्वियस सी बात है मेटल्स सॉलिड होते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में होता है। इट इज जनरली रिफर एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और ये सभी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आते हैं। जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स आर द आइदर आयनिक पॉजिटिव, और ज्यादातर आपके आयनिक कंपाउंड ही होते हैं। NaCl, NaCl, KCl, ये कैसे होते हैं, Na प्लस प्लस HCl माइनस और K प्लस प्लस HCl माइनस, ये इसमें डिवाइड हो जाते हैं और ये अपना अलग कंडक्शन करता है, ये अलग कंडक्शन करता है, जिसकी मदद से आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है। ओके, और अब प्योर कोवेलेंट कंपाउंड सच एज HCl, इसके अंदर भी कंडक्शन देखा जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक कंडक्टिविटी होने के लिए, तो हमें कुछ फैक्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है उसका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का नेचर हमें देखना पड़ेगा तभी तो हम उसकी कंडक्टिविटी बता पाएंगे,
कि एक इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, तभी हम बता पाएंगे कि उसके अंदर की कंडक्टिविटी कैसी है। एज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फ्री आयंस। ऑब्वियस सी बात है कि आप एक सॉल्यूशन लेते हैं और अगर इसमें हम NaCl लेते हैं, जब तक हमें Na और Cl डिवाइडेड फॉर्म में नहीं मिलेंगे, डिसोशिएटेड फॉर्म में नहीं मिलेंगे, आयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं मिलेंगे, तब तक उसके अंदर कंडक्शन नहीं हो पाएगा। तो जब तक वो डिसोशिएट नहीं होते, आयोनाइज नहीं होते और या फिर डिवाइड नहीं होते, तब तक उसके अंदर कंडक्टेंस नहीं होगी। तो हमें उसको निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने आयन डिसोशिएटेड हैं। तो जितने आयन डिसोशिएटेड हैं उनको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि कितने आयंस इसको डिसोशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट हैं उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज स्प्लिट इनटू आयन, मतलब कि वो आयंस जो कि स्प्लिट हो चुके हैं, और नीचे की तरफ हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल समझिए कि इसके अंदर टोटल मॉलिक्यूल थे 100 NaCl के, और वो डिवाइड होके हो गए 100 Na और 100 Cl, या फिर हम एग्जांपल लेते हैं 95 Na और 95 Cl। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच स्प्लिट इनटू आयंस हैं वो कितने हुए आपके 95, और टोटल कितने थे आपके 100। तो जो इसका डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया वो कितना है 0.95। तो हमें जो अल्फा मिला है वो कितना मिला है 0.95 मिला है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी हमें पता होना चाहिए। आगे है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि हमने उसमें जो सॉल्वेंट मिलाया है, जिस हमने एक सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए सॉल्वेंट लिया था और उसके अंदर हमने सोल्यूट डाले थे, तो हमने जो सॉल्वेंट लिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो सॉल्वेंट कैसे रहता है, ऑल्दो इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंडक्टिंग इन ए मोल्टन स्टेट, तो हमें उसके अंदर जो आयंस को मूव करवाना है वो एक सॉल्वेंट में ही तो कराना है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है। कंडक्टिविटी ऑफ पावर इंक्रीजेस लार्ज एक्सटेंट वेयर दीज डिसॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट, मतलब जब तक एक सॉल्वेंट सुटेबल नहीं होगा तब तक उसका हम कंडक्टिविटी अच्छी नहीं देख पाएंगे। तो दीज आर द मोस्ट पोलर इन द नेचर, जितने भी आपके अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं पोलर इन नेचर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल वाटर है और अल्कोहल है, इनका अगर हमने सॉल्वेंट लिया तो जो कंडक्शन हमें मिलेगी वो बेस्ट होगी। However, water is the best solvent for electrical conductor, और इसमें से भी जो वाटर है वो सबसे बेस्ट होता है बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है, कितना होता है 80। It helps to separate the ions which is also called dissociation of the electrolyte, मतलब कि जब आप एक NaCl को H2O में डालते हैं तो ये आपका हो गया सोल्यूट, ये है आपका सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन क्रिएट होता है उसमें Na के चार्जेस अलग हो जाते हैं, Cl अलग हो जाता है, H2O उसको डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो एक अच्छा सॉल्वेंट होने की वजह से ही ये आयन डिसोशिएट होते हैं और इसके अंदर कंडक्शन होती है। इट मे बी नोटेड दैट हाई विस्कस सॉल्वेंट, अगर हम एक हाई विस्कस सॉल्वेंट ले लेते हैं लाइक ग्लिसरॉल, ऑयल, तो इनके अंदर फेवर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इन द मॉलिक्यूल। तो इनके अंदर ये फेवर नहीं करते हैं कि एक अच्छी कंडक्टिविटी इसके अंदर मिले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइट रहते हैं, तो इनके अंदर आयंस मूव ही नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना कम आयन का मूवमेंट होगा, और कम आयन मूवमेंट हुए तो आपकी जो कंडक्शन है वो कम हो जाएगी। ओके, अब आगे अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयन। ये क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या है, अगर हमने एक ऐसा रिएक्शन क्रिएट कर दी कि जिसके अंदर जो आपका सोल्यूट मिलाया था वो सॉल्वेंट से ही इंटरेक्ट कर गया, मतलब सोलेंट और सोल्यूट के बीच में ही एक रिएक्शन हो गई, द आयंस प्रोड्यूस द सोलेंट टू सोल्वेंट इंटरेक्शन। Although the solvent increases and the electric conductivity of electrolyte, but it has adverse effect as well. उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो डेवलप होगी पर एक नई रिएक्शंस क्रिएट हो जाएगी जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। मान लीजिए एग्जांपल से समझिए, हमने ए सॉल्यूशन लिया, सोल्यूट लिया, और बी सॉल्वेंट लिया, और आपने एक ए बी का सॉल्यूशन क्रिएट किया। अब इसमें हमने देखा कि हमने ए तो इसलिए डाला था कि वो डिसोशिएट करके ए प्लस, या फिर हम एग्जांपल लेते हैं ए सी, तो ए प्लस और सी माइनस का हमें एक रिएक्शन चाहिए थी, पर हमने देखा कि ए सी बी तो एक खुद एक कंपाउंड बना के रह गए, तो इनने एक खुद का एक कंपाउंड बना लिया, तो सॉल्यूशन में कोई आयन से डेवलप नहीं हुए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमें एक
ऐसा रिएक्शन बनानी है जो ग्रेट सोल्वेशन हाइड्रेशन लेस विल बी मोबिलिटी ऑफ आयन। तो जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो मतलब हमें ऐसी रिएक्शंस करानी है, ऐसी रिएक्शंस लेनी है जिसके अंदर रिएक्शंस कम हो और उनके जो आयंस है वो स्प्लिट हो। तो जितने ज्यादा आयन स्प्लिट होंगे तभी हमें कंडक्शन प्रोवाइड होगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है आयंस की सोल्वेशन। ओके, अगली प्रॉपर्टी है फोर्थ, डाइल्यूशन। Dilution help in the increase of the electric conductivity of the both strong and the weak electrolyte. It reduces the interionic interaction as result in the ionic mode. एग्जाम्पल से समझिए, ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर आपने सोल्यूट पार्टिकल डाले, इसकी कंसंट्रेशन अगर इतनी ज्यादा कर देते हैं कि इनके अंदर मोबिलिटी होना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है जो कंडक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा। पर जब हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं, बड़े कंटेनर में लेके डाइल्यूट कर देते हैं, तो इसका सोल्यूट पार्टिकल कम हो जाएंगे, तो हमें आराम से इसके अंदर कंडक्शन देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसकी कंडक्शन इंक्रीज होती चली जाएगी। तो डायरेक्ट डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। और टेम्परेचर का क्या है? टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर अमंग ऑल। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी मोबिलिटी होगी, और मोबिलिटी होगी तो आयंस अपने कंडक्शन शो करेंगे। सिंपल सी बात है। अब हमने देखा था मेटेलिक में टेम्परेचर जब हमने बढ़ाया था तो उसमें कंडक्शन कम हो गया था, और जब हमने इलेक्ट्रोलिटिक में देखा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका कंडक्शन कम हो जाता है। तो हमें ये दोनों बातें याद रखनी है। यहाँ पे होती है इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब हम अगले लेक्चर में इसका डिफरेंस देखेंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। ओके, बाय।